हेलो बच्चों, आज हम थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर आप सभी जानते हैं। थॉर्नडाइक कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। यूएसए में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी थी। थॉर्नडाइक के नियम को हम बिहेवियरिज्म थ्योरी भी कहते हैं। इसमें ये बहुत ही जानी मानी थ्योरी है और इसमें विशिष्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे पूरी तरह से ठीक से समझने का प्रयास करें कि यह है। थॉर्नडाइक ने इस नियम के अंतर्गत ये समझाने का प्रयास किया है, मैं इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि थॉर्नडाइक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं त्रुटि करने के बाद व्यवहार में परिवर्तन आता है और जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वह त्रुटि के बाद सुधार के साथ में अधिगम आसान होता चला जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में ये सिद्ध किया कि अधिगम की प्रक्रिया के लिए उद्दीपक का होना बहुत आवश्यक है। उद्दीपक अगर है तो अनुक्रिया आसान होती है, यानी इसीलिए इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जाना गया। तो ये जो थ्योरी रही है इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, मतलब इन दोनों के बीच में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक और अनुक्रिया में कनेक्शन संबंध स्थापित होने पर अधिगम की प्रक्रिया आसान हो जाती है। कुछ विशेष परिस्थिति में ये अनुक्रिया और भी आसान होती हैं। अगर पुनर्बलन युक्त हो उद्दीपन अनुक्रिया तो ये फास्ट होता है, लर्निंग का प्रोसेस एनहांस होता है। और अगर पुनर्बलन रहित हो तो एनहांस नहीं होता है, लर्निंग में इजीली लर्निंग नहीं होता। तो इसलिए इसे एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना गया है। अब हम ये कहेंगे कि अगर धनात्मक पुनर्बलन, अगर किसी कार्य को अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन का विशेष योगदान है, ये आप सभी जानते हैं। तो अगर धनात्मक पुनर्बलन मिलता है तो निश्चित ही अधिगम की प्रक्रिया और भी फास्ट होती है, आसान होती है, तेज होती है। और अगर ऋणात्मक पुनर्बलन होता है तो अनुक्रिया नहीं हो पाती। स्टिमुलस कैसा होना चाहिए? इसमें पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसलिए इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा गया है। थॉर्नडाइक ने कहा त्रुटि करने के बाद यह प्रक्रिया, कोई भी अनुक्रिया आसान हो जाती है, समझने का प्रोसेस आसान हो जाता है। तो अगर ये माने जाए कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है तो उसे वह पुनः पुनः दोहराकर सीखने का कार्य करता है। और अगर उद्दीपन की प्रक्रिया या उद्दीपन जो है वो निगेटिव होता है, दुखद होती है, तो यह अधिगम को बाधा डालता है। इसलिए देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स इज फास्ट, और अगर नेगेटिव स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स नेगेटिव हो जाता है और उससे लर्निंग की प्रोसेस नेगेटिव हो जाती है, आसान नहीं होती। अब हम ये कहेंगे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को विशिष्ट नामों से जाना गया है, क्योंकि इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध है, इसलिए इसे कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा गया है। तो थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म थ्योरी यानी संबंधवाद का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। दूसरा, इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत भी कहते हैं। बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहते हैं, बिकॉज देयर इज ए बॉन्डिंग बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध है।
तीसरा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। प्रयास करते जाओ, त्रुटि की चिंता नहीं होती है तो अधिगम आसान होता है। जितना प्रयास होगा, चाहे कितनी भी त्रुटि हो, अधिगम आसान होगा। थॉर्नडाइक का ये मानना है कि कोई विशेष उद्दीपन किसी अनुक्रिया द्वारा इस प्रकार संबंधित हो जाता है कि भविष्य में उस उद्दीपन की उपस्थिति में वही अनुक्रिया घटित होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण ही सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा आता है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। इसका मतलब कि भूल अगर हो और प्रयास भी उसके साथ हो तो अधिगम आसान होता है। जितनी भूल करेगा उतना ही आसानी से अधिगम उतना ही आसानी से प्रयास भी करता चला जाएगा और उसका आसानी से अधिगम भी होगा। अब दूसरी बात आती है कि इसके लिए थॉर्नडाइक का एक जाना माना प्रयोग है और वह प्रयोग कौन सा है? बिल्ली पर प्रयोग। तो थॉर्नडाइक का ये जो बिल्ली पर प्रयोग है, इसमें थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली, भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा। सभी लोग इस प्रयोग के बारे में जानते हैं और उसके लिए उद्दीपक के रूप में, स्टिमुलस के रूप में सामने क्या रखा गया? एक मछली रखी गई। तो इसमें बिल्ली को जब पिंजरे के अंदर रखा गया तो उसको पहली बार ये खोलना नहीं आ रहा था किस तरह से लीवर को खोला जाए और दरवाज़ा खुले और वो बाहर आके भोजन करे। तो इसमें उसे बहुत बार प्रयास किया, बहुत बार उससे भूल हुई, लीवर नहीं खुला। लेकिन एक बार उसने इस तरह से लीवर दबाया कि जब अत्यंत भूखी हुई तो उसने इस तरह से लीवर दबाया कि अपने आप उसका लीवर का दरवाज़ा खुला पंजा मारने पे और वो बाहर आ गई। इसका मतलब अधिगम, स्टिमुलस कौन रहा इसमें? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या रहा? रिस्पॉन्स यानी लीवर का खुलना और स्टिमुलस यानी क्या रहा? भोजन, फिश, उसके सामने जो भोजन रखा गया वो। तो उद्दीपन का कार्य अगर हुआ तो उससे क्या हो गया? आसानी से सीखने का, अधिगम का कार्य भी हो गया। त्रुटि हुई, त्रुटि अवश्य हुई, लेकिन प्रयास अगर रहा तो अधिगम भी आसान हो गया, एनहांस हो गया। तो इसमें इस सिद्धांत से क्या है कि पैशंस अगर रखा जाए तो त्रुटि होने के बाद भी प्रयास कंटिन्यू रखना ज़रूरी होता है। अगर प्रयास किया जाए तो कितनी भी त्रुटि हो, धीरे धीरे त्रुटि कम होना चालू हो जाती है और सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग की प्रोसेस एनहांस होती चली जाती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य और परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। और जिस तरह से हम कहते हैं छोटे बालकों में एक पैशंस होता है, जूते पहनना, चम्मच से खाना, ये सब सिखाने के लिए एक पैशंस रखा जाता है और बच्चा उसके लिए कहीं ना कहीं एक दीपक के रूप में कार्य किया जाए, उसको दीपक यानी कोई लालच दिया जाए तो आसानी से सीख जाता है और उसको कोई भी प्रक्रिया, अनुक्रिया जो है वो उसके लिए आसान हो जाती है। अब थॉर्नडाइक का ये जो बेसिक नियम है, ये अधिगम के, इसके मुख्य नियम क्या है थॉर्नडाइक के? वो निम्न है, जिसमें आता है फर्स्ट आता है लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। किसी भी अधिगम की प्रक्रिया के लिए इसका एक ये है कि अधिगम की प्रक्रिया के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सीखने की तत्परता हो तो अधिगम आसान होता है, लर्निंग का प्रोसेस आसान होता है। इसका मतलब अगर सीखने की इच्छा हो, इच्छा किस में होना चाहिए? लर्निंग का प्रोसेस कौन करेगा? लर्निंग टीचिंग कौन करेगा? शिक्षक एवं विद्यार्थी। अगर इन शिक्षक और विद्यार्थी में अगर उत्कंठा है, सीखने की इच्छा है, तत्परता है, रेडीनेस है, सीखने के लिए मन है, तो निश्चित ही सीखने की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। इसलिए मन से रेडीनेस होना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट है। देन आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसका मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी करत करत, जैसे कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। इसका मतलब ये है कि जितना अभ्यास आप करते चले जाओगे किसी कार्य के लिए, वो कार्य आपके लिए उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो शिक्षण में भी यही है, अगर प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो बात है। तो अगर प्रैक्टिस होगी तो निश्चित ही कार्य जो है, जो भी सब्जेक्ट है या जो भी
प्रकरण है या जो भी आप सीखना चाहते हैं वो आसानी से सीखते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ ये है कि तत्परता के साथ आपको क्या करना है, अभ्यास भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। वरना ये है कि आज उस किसी कार्य को किया और 10 दिन बाद उस कार्य को किया, तो इसमें आपकी कहीं तत्परता नहीं है और कहीं आपका एक्सरसाइज यानी कोई अभ्यास भी नहीं है, तो वह कार्य आपके लिए कठिन हो जाता है। तीसरा आता है आपका लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या कहता है कि जब किसी उद्दीपन के प्रति, ये क्या कहता है कि जब किसी उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया प्रदर्शित होती है तो उसे संतोष मिलता है और अधिगम प्रभावकारी होता है। इस अनुक्रिया को पुनः पुनः करने का प्रयत्न किया जाए, किंतु यदि कोई अनुक्रिया दुखद होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। दैट मीन्स ये क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव उद्दीपन हो, अगर पॉजिटिव यानी धनात्मक उद्दीपक हो, स्टिमुलस हो, तो उससे क्या होगा, रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव होगा एंड इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेरी मच ईजी। तो वो लर्निंग की प्रोसेस को ईजी करेगा। ठीक है, अब आपका आता है अधिगम का आधार। उद्दीपन का अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध होता है। कोई जीव उद्दीपन और अनुक्रिया में जितना अधिक संबंध स्थापित करता है, अधिगम उतना शीघ्रता से होता है। अधिगम की प्रक्रिया में कोई प्रेरणा अवश्य होती है, ना कोई अधिगम की प्रक्रिया में कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटिवेशन होना बहुत आवश्यक है। बच्चे जब सीखने का प्रयास करें तो उन्हें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन के तौर पे उस कार्य को आसान किया जा सकता है, सीखने की प्रक्रिया को आसान किया जा सकता है। अब इसमें थॉर्नडाइक के कुछ गौण नियम भी हैं। गौण नियम के अंतर्गत आता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अंतर्गत अधिगमकर्ता सही अनुक्रिया प्राप्त करने के पूर्व अनेक अनुक्रियाएं करता है और सफलता प्राप्त होने पर उस अनुक्रिया को दोहराता है, और यही अधिगम है। इसका मतलब जिस कार्य को किया जाए उस कार्य को करने के बाद एक अच्छी अनुभूति, पॉजिटिव उसमें इम्पैक्ट आपको मिलता है तो आप उस कार्य को पुनः करेंगे, और जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है उस कार्य को आप पुनः नहीं करेंगे। देन आता है आपका आंशिक क्रिया का नियम। तो ये क्या कहता है कि किसी समस्या का समाधान अगर हो तो वह क्रिया पुनः होगी, अगर उस समस्या का समाधान ना हो तो क्रिया नहीं होगी। अब दूसरा ये आता है कि इस अधिगम के सिद्धांत से क्या उपयोग है शिक्षण में, कक्षा शिक्षण में यह सिद्धांत कैसे उपयोगी है। तो कैसे उपयोगी है, क्योंकि ये कैसा लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्टिवनेस एंड एक्सरसाइज। तो ये इससे ये तय है कि इस लॉ में प्रैक्टिस भी करना है, सीखने के लिए त्रुटियां भी करना है, प्रयास भी करना है, स्टिमुलस भी है, रिस्पॉन्स भी है। तो इसमें क्या होता है, छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण, रुचियों में यह विकास करने में उपयोगी सिद्धांत है। कुछ मंदबुद्धि बालकों में अगर प्रयास के द्वारा अधिगम किया जाए, क्योंकि मंदबुद्धि बालक है, त्रुटि करके इसको त्रुटि करते हैं, फिर उसे करने का प्रयास करते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, तभी वो अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। दूसरा आता है गणित, नृत्य, टंकन इत्यादि में सिद्धांत बहुत ही इस विषयों में बहुत ही पावरफुल है, इफ़ेक्टिव है यह सिद्धांत। और विशिष्ट यह सिद्धांत यह है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए यह सिद्धांत काफ़ी उपयोगी माना गया है। फिर अगर कहा जाए तो इस सिद्धांत का मूल्यांकन क्या किया गया,
तो इस सिद्धांत के मूल्यांकन में एक तो लर्निंग प्रोसेस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में आगे प्रस्तुत किया गया कि लर्नर और टीचर दोनों में एक संबंध स्थापित होना जरूरी है, कनेक्शनिज्म होना जरूरी है, प्रयास और त्रुटि साथ साथ चलना जरूरी है। अगर त्रुटि हो तो प्रयास भी होना चाहिए उस त्रुटि को हटाने के लिए, और किसी भी कार्य को शीघ्रता से किया जाए तो वह कार्य आसानी से सीखने में आता है, और अगर पेंडिंग रखा जाए तो वह कार्य आसानी से बच्चा कर नहीं पाता। फिर आता है इसमें क्या इसका महत्व क्या है। तो इसके तो बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन इसमें ये जो निम्न महत्व मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी, ये मेन मुख्य उद्देश्य जिसमें छात्र प्रोत्साहन। इससे यह पता चलता है कि बच्चों ने क्या प्रेरणा ली है, उनके उद्देश्य क्या है, और उन्हें उद्देश्य तक पहुंचने के लिए क्या वे प्रयास कर रहे हैं, त्रुटियों करने के बाद भी क्या वे प्रयास कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम ये देखते हैं कि छात्र को इसमें प्रोत्साहन मिलता है। फिर अभ्यास पर बल दिया जाए तो सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है और उन्हें प्रेरणा मिलती है। फिर किसी भी समस्या का समाधान, अगर कोई प्रोसेस है जिसमें समाधान मिले, तो वह इस नियम के अंतर्गत ये है कि अगर बालकों की समस्याएं हैं तो इसमें त्रुटि और प्रयास हो तो लर्निंग की प्रोसेस बढ़ती है। बार बार करने से, प्रक्रिया दोहराने से वह प्रक्रिया और भी आसान होती चली जाती है, सिंपल होती चली जाती है, वह आगे के अधिगम को और भी सिंपल कर देती है। तो कॉम्प्लिकेशन से ये सिंपल की ओर जाता है, और इसमें चिंतन और शक्ति का विकास भी होता है। बालकों के चिंतन का और शक्ति का विकास होता है। अगर आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड अगर की जाए तो ये कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयत्नों पर बल देता है, बार बार, और किस प्रयत्नों पर, अनर्गल प्रयत्नों पर। इसका मतलब त्रुटि करते रहो किसी कार्य में, बार बार त्रुटि करने के बाद वह प्रयास, कई प्रयासों के बाद सफलता हासिल होती है। इसका मतलब वह बहुत ही समय लेता है। तो ये एक समय टाइम टेकिंग मेथड है, और इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो किसी भी क्रिया को अगर बहुत समय लगे तो उसका महत्व कम हो जाता है। यह सिद्धांत छोटे बच्चे और मंद बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन जो बच्चे नॉर्मल है, जो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, उन्हें पुनः पुनः करने में रुचि नहीं होती, अतः ये सिद्धांत उनके लिए उपयोगी नहीं है, और पुनः पुनः अभ्यास रटने की प्रवृत्ति को संकेत देता है। इसलिए मीन्स कोई कार्य अगर करना है उसे आप बार बार करेंगे तो वह एक प्रकार से आपके रटने की प्रक्रिया की इस प्रवृत्ति को निर्माण करेगा। तो अतः ये विभिन्न सिद्धांत हैं, इस विभिन्न आलोचनात्मक बिंदु हैं जो कि सिद्धांत की आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। तो आज आपने इस सिद्धांत से बहुत